हेलो बच्चों। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस के बारे में हम सब कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे। जिस तरह की प्रॉब्लम्स बनती है वो हम देखेंगे, जो ट्रेंड बनते हैं पीरियोडिक टेबल में, इन पीरियड, इन ग्रुप, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एटॉमिक रेडियस है क्या। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास में एक एटम है और इसमें न्यूक्लियस है, और मैं ये मान लेता हूँ कि ये एक आउटर मोस्ट शेल है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस। लेकिन ये जो मैंने अभी कहा है वो किसी एक सिंगल एटम के लिए मैंने कहा है, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि ये कोई एक गैसियस आइसोलेटेड एटम है, उसके लिए मैंने यहाँ पर ये कहा है। तो इसके लिए हम एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड outermost shell in gaseous isolated atom called as atomic radius। तो एक सिंपल डेफिनेशन जो हो सकती है किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम में, वो मैंने यहाँ पर बता दिया है कि जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी इसे ही हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे कि एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड in free form because existence of gaseous isolated atom is difficult। तो यहाँ पर एक बात हमें यहाँ पर समझनी चाहिए कि क्या डिफ़िकल्टी है कि एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन फ्री फॉर्म बिकॉज एग्जिस्टेंस ऑफ गैसियस आइसोलेटेड एटम इज़ डिफ़िकल्ट। जैसे कि जो हाइड्रोजन है, तो जो हाइड्रोजन है वो H एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलता है, वो मिलता है H2 के फॉर्म में, मतलब एक बॉन्डेड फॉर्म में मिलता है। और मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ऐसे ही होते हैं जो कि बॉन्डेड फॉर्म में मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस कैन बी कैलकुलेट इन बॉन्डेड फॉर्म। तो अब हम ऐसा नहीं कि भाई कि जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन जो है वो H के फॉर्म में नहीं, H2 के फॉर्म में मिलता है। तो H2 मतलब यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ये बॉन्ड जो भी फॉर्म होगा तो ये यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो उसके लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, और उसके बाद में ये अनस्टेबल भी रहेगा, और अनस्टेबल रहेगा तो फिर अगर मैं ये चाहूँगा कि एक सिंगल एटम, गैसियस आइसोलेटेड एटम की एटॉमिक रेडियस निकालना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे हम बॉन्डेड फॉर्म में ही एटॉमिक रेडियस को पता कर पाएँ। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि एटॉमिक रेडियस कैन बी कैलकुलेट इन बॉन्डेड फॉर्म। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो H2 है वो एक मॉलिक्यूल है। तो जैसे H2 जो मॉलिक्यूल होगा तो इसमें जो बॉन्ड बना होगा वो हाइड्रोजन के बीच में बना होगा। अगर हम यहाँ पर देखें कि हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, ये दूसरे हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस।
तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि जो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस होती है, इसको हम कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो बॉन्ड बना है तो ये उसकी लेंथ है, तो इसे हम ये कहते हैं कि बॉन्ड लेंथ। क्लियर। तो एटॉमिक रेडियस किस तरीके से कहें, अगर हम जैसे सिंगल एटम की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं, और किसी दूसरे एटम की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कहते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेयरिंग में वो बिल्कुल बीच में यहाँ पर मिलते हैं, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो एवरेज होगा यहाँ पर, ना तो मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि यहाँ तक और ना ही इसके लिए यहाँ तक, तो मैं इन दोनों के बीच का, और इन दोनों के बीच का मतलब यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ का आधा हो गया है। और बॉन्ड लेंथ का आधा हो गया तो अगर मैं इस न्यूक्लियस से यहाँ तक की डिस्टेंस बोलता हूँ, न्यूक्लियस से यहाँ तक की डिस्टेंस बोलता हूँ, तो ये मेरे लिए हो जाएगा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है तो वो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ अगर उसका आधा कर दिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन एटम की रेडियस है। तो यहाँ से एक सिंपल मीनिंग निकल के आता है कि हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। तो ये मैंने जो बात की है वो बात की है बॉन्डेड फॉर्म में। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम यहां पर देखें, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड, 3 टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस एग्जिस्ट। तो जैसे हमने देखा कि भाई बॉन्डेड फॉर्म में अगर हम ये देख रहे हैं तो बॉन्डेड फॉर्म में अगर हम देखें तो फिर जो बॉन्ड होते हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड होता है तो वो अलग अलग होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड तो जो एटॉमिक रेडियस है वो भी हम अलग अलग कह सकते हैं। जैसे किसी में अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो फिर उसमें कोवेलेंट रेडियस का पता लगता है, अगर मेटेलिक बॉन्ड है तो उसमें मेटेलिक रेडियस का पता लगता है। तो ऐसे ही नेचर ऑफ बॉन्ड के बेसिस पर हम एटॉमिक रेडियस को 3 तरह से देखते हैं। जैसे फर्स्ट अगर मैं ये बोलूँ कि जैसे कोई अगर नॉन मेटल है, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के लिए बाय डिफ़ॉल्ट जो रेडियस होती है, नॉन मेटल जनरली कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो हम इस यहाँ से देखेंगे कि मुझे यहाँ से पता लग सकता है कोवेलेंट रेडियस के बारे में। क्लियर। नेक्स्ट जैसे मेटल है तो मेटल्स के बीच में जो है मेटेलिक बॉन्ड होता है, तो मेटल्स के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट रेडियस होती है वो होती है मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस। नेक्स्ट जो जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं, है ना, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन, जैसे फिर इनर्ट गैसेज है तो इनर्ट गैसेज में हमें पता है कि ना तो वो कहीं बॉन्ड बनाते हैं, जैसे जीनॉन को छोड़कर कोई भी इनर्ट गैस बॉन्ड नहीं बनाती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे इनर्ट गैस है तो इनर्ट गैस का मतलब पहले से ही स्टेबल है, ये कहीं बॉन्ड नहीं बनाते हैं। इसका मतलब इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा, इनर्ट गैसेस के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत वीक अट्रैक्शन होगा, और उस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं होता है वहाँ पर होता है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ से जो पता लगेगा वो पता लगेगा वैन डर वाल्स रेडियस के बारे में, है ना। तो इसको अपन VWR लिख सकते हैं। तो 3 टाइप की रेडियस होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से यहाँ पर कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक बॉन्ड और मेटेलिक रेडियस एंड वैन डर वाल रेडियस के बीच में कंपेयर किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस की। तो कोवेलेंट रेडियस में हमें पता होना चाहिए कि कोवेलेंट रेडियस जो है वो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ शेयरिंग होता हुआ दिखाया है, जैसे यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है,
इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, जिसे हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। लेकिन अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो ये जो हमारे पास में डिस्टेंस निकल के आएगी यही होगी एटॉमिक रेडियस। और जो कि मैं बात कर रहा हूँ कि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये जो रेडियस होगी वो होगी कोवेलेंट रेडियस। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूँ मेटेलिक बॉन्ड के बारे में। तो हमें मेटेलिक बॉन्ड को पहले समझना होगा कि मेटेलिक बॉन्ड क्या है। तो अगर मैं मेटेलिक बॉन्ड की यहाँ पर बात करता हूँ तो मेटेलिक बॉन्ड, जैसे मेटल जो है वो मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो ये जो मेटल होता है, मेटल कैटायन होता है, इसको एक नाम दिया जाता है कर्नेल। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम यहाँ पर समझे कि मेटेलिक बॉन्ड किस तरीके से यहाँ पर बनता है, तो जैसे कि ये मेटल कैटायन है जिसको हम कर्नेल बोलते हैं। तो अब मेटल अगर कोई होगा तो मेटल में ऐसा नहीं कि कोई एक ही एटम होगा, तो बहुत सारे एटम होंगे, तो मैं वो सब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो ये मैं सब कर्नेल यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो कर्नेल है ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और इन पॉजिटिव के बीच में जो है वो होगा रिपल्शन। इन पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होगा तो फिर यहाँ पर कैसे बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि यहाँ से रिलीज हुए होंगे, मेटल कैटायन ने जो मेटल कैटायन बना होगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज हुए होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सब जगह घूमते रहते हैं। तो ये पूरा एक टाइप का इलेक्ट्रॉन का जो है सी बन जाता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूमते रहते हैं और इन इलेक्ट्रॉन की वजह से इनके बीच का जो कर्नेल है, इनके बीच का रिपल्शन कम हो जाता है। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अट्रैक्शन बड़ा है। तो वो जो अट्रैक्शन बड़ा है वो उस अट्रैक्शन को ही हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। क्लियर। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो मेटेलिक बॉन्ड है, तो मेटेलिक बॉन्ड में जो एटम रहे होंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड में जिस तरीके से एटम रहते हैं उससे तो थोड़े दूर ही रहे होंगे, उससे थोड़े दूर रहे होंगे। मतलब यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर मान लेता हूँ। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस, एक मेटल, दूसरा मेटल, और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी बॉन्ड लेंथ इनकी। और अगर मैं इनका आधा कर दूँ तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये जो अब रेडियस निकल के आएगी, तो ये मेटेलिक बॉन्ड में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो मैं इसको कहूँगा कि ये एक मेटेलिक रेडियस है। और यहीं पर अगर मैं बात करूँ वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो तो क्या है, जैसे इनर्ट गैस के बीच में अगर होता है तो उनके बीच में तो कोई अट्रैक्शन होता ही नहीं है। तो जहाँ पर कुछ भी नहीं होता वहाँ पर होता है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि बहुत वीक अट्रैक्शन होता है। तो अगर वीक अट्रैक्शन है तो फिर मुझे ये दूर दिखाने पड़ेंगे। यहाँ पर किसी इनर्ट गैस का जो है न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी इसको हम बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और इसका जो आधा होगा इसको अपन बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। तो ये वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मैंने बात करी है, तो मैं इस रेडियस को बोल सकता हूँ वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई अगर इनका ऑर्डर अगर लिखा जाए तो सबसे बड़ी रेडियस कौन सी होती है, तो अगर इनका ऑर्डर लिखा जाए तो फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी ज़्यादा डिस्टेंस है। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ये है, उसके बाद में डिस्टेंस ये है, और उसके बाद वो डिस्टेंस ये है। तो ये बॉन्ड लेंथ, और इनका अगर मैं आधा करूँगा तो फिर बॉन्ड लेंथ अगर कम तो फिर इसकी एटॉमिक रेडियस भी कमी आएगी। ऐसे यहाँ पर इससे ज़्यादा आएगी और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आएगी। तो अगर मेरे से सिंपल ये पूछा जाए कि भाई जो एटॉमिक रेडियस हैं 3 टाइप की, तो उनका एक ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा वैन डर वाल रेडियस होती है, इसके बाद में मेटेलिक रेडियस होती है, नेक्स्ट इसके बाद में जो है कोवेलेंट रेडियस होती है। क्लियर। तो ये जो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड जो एटॉमिक रेडियस हैं, ये उनका जो है ऑर्डर यहाँ पर बनता है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। आखिर कौन कौन से फैक्टर है जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज।
तो लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियर चार्ज की बात की हुई है, उसमें मैंने सारे इन्फॉर्मेशन गिवन है, मैंने सिखाया हुआ है कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, शील्डिंग कांस्टेंट क्या होता है, ये सारी बातें मैंने सिखाई हुई है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज मतलब Z की बात यहाँ पर हो रही है। तो अब सोचिए कि अगर Z इंक्रीज होता है तो Z इफेक्टिव को बढ़ाएगा, और Z इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो फिर जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की वो क्या होगी, कम होगी। और अगर डिस्टेंस कम है तो वही तो एटॉमिक रेडियस होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एटॉमिक साइज होगा, जो रेडियस होगी, वो भी क्या होगी, डिक्रीज। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली होती है एटॉमिक रेडियस। सेकेंड फैक्टर अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे कि शील्डिंग कांस्टेंट, तो शील्डिंग कांस्टेंट को भी डिटेल में सिखाया हुआ है। शील्डिंग कांस्टेंट, तो शील्डिंग कांस्टेंट क्या है, शील्डिंग कांस्टेंट जो है ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि भाई अगर सिग्मा इंक्रीज होगा तो ये जेड इफेक्टिव को कम करता है, और जेड इफेक्टिव कम होगा तो सीधी सी बात है कि अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन कम होगा तो जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की ज़्यादा होगी, और डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वही तो क्या है, रेडियस है। तो उसकी वजह से जो एटॉमिक साइज होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर हम एक और फैक्टर की बात करते हैं, थर्ड, विच इज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। तो नेक्स्ट यहाँ पर जेड इफेक्टिव की बात करें तो जेड इफेक्टिव एक टाइप का अट्रैक्शन ही है। तो जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा, और अट्रैक्शन इंक्रीज है तो डिस्टेंस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की कम हो जाएगी। तो डिस्टेंस अगर कम है तो वही एटॉमिक रेडियस है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एटॉमिक साइज है वो एटॉमिक साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सॉरी, एटॉमिक तो जो एटॉमिक साइज है वो क्या करेगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। क्लियर। ये हमने 3 फैक्टर यहाँ पर देखे। जैसे मैं और भी फैक्टर की यहाँ पर बात करता हूँ, जैसे फोर्थ फैक्टर हम यहाँ पर लेते हैं नंबर ऑफ शेल। जैसा कि हमें पता है कि एक ग्रुप में नंबर ऑफ शेल जो है टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इंक्रीज करता है। तो अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ शेल की बात करूँगा तो जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो इसका मतलब ये है कि अट्रैक्शन ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन ये कम होगा। ये अट्रैक्शन अगर कम है तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्या होगी, ज़्यादा। तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि जो साइज़ है, जो रेडियस है वो ज़्यादा है। तो जो एटॉमिक साइज़ होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। एक और फैक्टर की अगर हम बात करें तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। अब ये बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी क्या है, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, तो यहाँ पर बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी का सिंपल सा मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड, या फिर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो समझिए कि जैसे कोई एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, और बॉन्ड्स का मतलब अट्रैक्शन ही तो होता है। तो अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, और अट्रैक्शन इंक्रीज अगर यहाँ पर हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है, और जो डिस्टेंस कम हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि जो एटॉमिक साइज है वो भी क्या हो रहा है, कम। तो अगर मैं देखूँ तो सिंगल बॉन्ड की एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा आएगी, फिर डबल बॉन्ड और उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। कुछ और फैक्टर भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे सिक्स्थ फैक्टर हम यहाँ पर लेते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये काम आएगा डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हमने देखा कि भाई डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है वो सारे मेटल्स होते हैं, तो उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है मेटेलिक बॉन्ड। तो वहाँ पर मेटेलिक रेडियस जो है वो डिफाइंड होती है।
तो हमने देखा था कि भाई मेटेलिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से एक्सप्लेन किया जाता है, तो जितने ज़्यादा वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तो मैं यहाँ पर यही कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा हैं तो जो मेटल मेटल बॉन्डिंग है, जो मेटल मेटल बॉन्डिंग है वो भी ज़्यादा होगी। और बॉन्डिंग का मतलब ही अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो फिर जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। क्लियर। तो ये डी ब्लॉक में जब हम एटॉमिक रेडियस को ट्रेंड को देख रहे होंगे तो फिर वहाँ पर ये काम आने वाला है। एक और फैक्टर मैं यहाँ पर बताता हूँ, जैसे कि हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, जैसा कि हमें पता है कि हाफ फील्ड और जो फुल फील्ड है उन ऑर्बिटल होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम जो है वो 3d4 4s2 ना होकर 3d5 4s1 होता है, क्योंकि 3d5 जो है वो एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है ना, ये जनरली फैक्टर जो हम लगाएंगे वो मेटल्स के ऊपर लगाएंगे। जैसे एफ ब्लॉक में एक मेटल आता है यूरोपियम 4f सीरीज में, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 6s2 4f7, और मैग्नीज जो है वो डी ब्लॉक में 3d सीरीज में आता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d5। तो अगर यहाँ से देखें तो ये d5, तो टोटल d में 10 होते हैं, ये 5 मतलब हाफ फील्ड। f14, तो 14 का अगर आधा होगा तो फिर 7, तो ये भी हाफ फील्ड है। तो ये हाफ फील्ड जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी पहले से ही ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी दे resist to form strong bond. So their size increases from expected value. तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हाफ फील्ड है इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो जब पहले से ही स्टेबल है तो ये रेजिस्ट करेंगे, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये नहीं बना पाएंगे। मतलब इनका जो मेटेलिक क्रिस्टल है वो बहुत सही उसकी जो है मतलब स्ट्रेंथ नहीं होगी, और इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जब मेटेलिक क्रिस्टल उतना अच्छा नहीं है तो जो उनका जो एटॉमिक रेडियस है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। क्लियर। तो जब हम ये कंपेयर कर रहे होंगे, जब हम ट्रेंड को कंपेयर कर रहे होंगे है ना, पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, तो ये सारे फैक्टर जो है वो वहाँ पर अप्लाई होंगे, और जो क्वेश्चंस हैं वो वहीं से फॉर्म होते हैं, ट्रेंड से क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो भी सब अपन देखेंगे। तो आज मैंने आपको यहाँ पर इस लेक्चर में बताया है कि टाइप ऑफ रेडियस क्या होती है, किस तरीके से उनको क्लासीफाई किया जाता है। उसके बाद में एटॉमिक रेडियस के जो ट्रेंड को सेट करता है उसके लिए फैक्टर क्या होते हैं, कैसे एटॉमिक रेडियस वेरी करती है। क्लियर। तो इसके अगले लेक्चर में हम ये जानेंगे कि एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट क्या ट्रेंड होता है इन द पीरियड, टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप क्या ट्रेंड होता है, जहाँ से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। तो वो सारी जो भी कंसेप्ट होंगे वो अपन अगले लेक्चर में जानेंगे। ओके, थैंक यू।